नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार प्रजापति, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज जालौन, आपका इस ऑनलाइन शिक्षा फंड ऑफ केमिस्ट्री लर्निंग में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक ये यूनिट दूसरा जो बिलियन चल रहा है, हम उसके अंतिम पड़ाव पर हैं। आज इस यूनिट को हम क्लोज करेंगे, अगले वीडियो में नए यूनिट के साथ मिलेंगे, परंतु आज की चर्चा में हम कुछ आपको नया भी देंगे। तो आइए आज हम आपको अपने टॉपिक पर ले चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गैसों की द्रव्य में विलेयता। गैसों की द्रव्य में विलेयता। तो विलेयता क्या होती है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हैं। किसी ठोस या गैस पदार्थ का द्रव अर्थात विलायक में घुलने की प्रक्रिया है, सॉल्युबिलिटी, उसे विलेयता कहते हैं। प्रायः ठोस आपने देखे होंगे, नमक है, यूरिया है, ये ठोस पदार्थ हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, ये जल में आसानी से घुल जाते हैं, परंतु ये पदार्थ बेंजीन में नहीं घुलते हैं। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में ही घुलनशील होते हैं। बेंजीन अध्रुवीय विलायक है, अतः उसमें अध्रुवीय ठोस घुलनशील होते हैं। जल ध्रुवीय विलायक है, उसमें ध्रुवीय यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक भी जिनको कहते हैं, वो घुलनशील हो जाते हैं। ये हमारी विलेयता हुई। तो हमें यहाँ पर मोस्टली गैसों की विलेयता पर अध्ययन करना है। गैस कैसे गैस को हम द्रव में घोल सकते हैं, तो गैसों की विलेयता हमारा टॉपिक है। तो गैसों की विलेयता से रिलेटेड 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला है ताप। यदि ताप बढ़ाएं तो प्रायः गैस की विलेयता द्रव में घट जाती है। इसीलिए ठंडे पानी में और गर्म पानी में जब देखा जाता है तो जलीय जीव जंतु ठंडे पानी में आसानी से जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुली रहती है। गर्म पानी से ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, इसलिए जलीय जीवन खतरे में पड़ जाता है। स्पष्ट हुआ होगा मित्रों कि ताप बढ़ाने पर, यानी गर्म पानी हो जाए तो उसमें ऑक्सीजन निकल जाती है, जलीय जीव मृत हो जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता का मान घटता है। अब इसके सापेक्ष दूसरा टॉपिक है दाब। साथियों, दाब कैसे विलेयता को प्रभावित करता है, तो देखिए कॉमन शब्द तो यह है कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। पुनः सुने, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है, परंतु दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता का मान बढ़ जाता है। अर्थात यदि दाब बढ़ाया जाए तो गैस पर्याप्त मात्रा में विलायक में घुल जाती है। इसीलिए जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, जिनको हम लोग पेप्सी है, ड्यू है, कोका कोला है, तो इन पदार्थों को उच्च दाब पर ही सील किया जाता है, क्योंकि इनमें उपस्थित CO2 गैस होती है, वो दाब बढ़ाने से आसानी से इनमें घुली रहती है। जैसे ये नॉर्मल दाब पर आती है तो वो झाग के रूप में उत्सर्जित होती है। इससे रिलेटेड एक नियम है, वेरी मोस्ट हेनरी का नियम। तो आपको हेनरी नियम से हम थोड़ा परिचित कराते हैं। अच्छा टॉपिक है, ये दाब से ही रिलेटेड है, गैसों की द्रव में विलेयता दाब के लिए। तो देखिए हमारा हेनरी का नियम क्या परिभाषा है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं तो विलेयता S है, प्रोपोर्शनल टू P आंशिक दाब। ये निशान हटाते हैं, प्रोपोर्शनल तक एक स्थिरांक आता है K, तो H, यहाँ K को हेनरी नियतांक कहते हैं, इसलिए H लिया गया। तो KH हेनरी नियतांक बराबर विलेयता अपॉन आंशिक दाब। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं, परंतु हम ये जानते हैं गैस का आंशिक दाब जो होता है वो मोल प्रवाह के समानुपाती होता है मित्रों, P प्रोपोर्शनल टू X। ये दूसरा इक्वेशन। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड से आप देख सकते हैं कि S प्रोपोर्शनल टू P, P प्रोपोर्शनल टू S, P कैंसिल, यानी S प्रोपोर्शनल टू X हो गया। तो यहां हम करते हैं इसी प्रकार S प्रोपोर्शनल टू KH इंटू X, KH बराबर S अपॉन X या P अपॉन X। तो हेनरी जो नियतांक या स्थिरांक है KH बराबर विलेयता अपॉन मूल प्रवाह और आंशिक दाब अपॉन मूल प्रवाह। यहाँ पर जो पद आए हैं उनको देख लीजिए। KH हेनरी नियतांक है, X मूल प्रवाह है, पिछले वीडियो में हमने क्लियर किया है, P आंशिक दाब है और S 4 विलेयता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को भी विलेयता कहते हैं, अर्थात 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ का जो ग्राम में भार होता है उसे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या विलेयता भी कहते हैं। S इसके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे S बराबर Ne। नॉर्मलता में यदि तुल्यांक के गुणा करते हैं तो वो विलेयता बन जाती है। तो ये हमारा आज का हेनरी का टॉपिक है और इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। तो जैसा कि हमने समझा, कोल्ड पदार्थ ठंडे पेय में उच्च दाब पर क्यों सील किया जाता है, क्योंकि विलेयता बढ़ जाती है। दूसरा सरल उदाहरण, हमारा जो गैस सिलेंडर होता है उसमें जो गैस भरी जाती है LPG,
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है, तो इसको भी उच्च दाब पर ही सील करते हैं। उच्च दाब पर सील करने से ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और सिलेंडर में पर्याप्त मात्रा में ये गैस 14 किलो के लगभग बन जाती है। गैस अवस्था में प्रसारीकरण ऐसा संभव नहीं होता है। तो ये आम उदाहरण है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, समुद्री गोताखोर समुद्र में गहराई में जाते हैं तो समुद्र की गहराइयों में दाब का मान बहुत अधिक होता है, यानी पानी के द्वारा निश्चित एरिया में जो नीचे होता है गहराई में, उस पर लगने वाला बल जो दाब होता है बहुत अधिक होता है। उससे क्या होता है कि जब नीचे गोताखोर जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी उनके बॉडी में प्रवेश कर जाती है। जब वो बाहर निकल कर आते हैं तो सामान्य दाब होता है, तो ऑक्सीजन तो बॉडी को जरूरत होती है, लेकिन नाइट्रोजन के बुलबुले हमारे रक्त में बनने लगते हैं। ये एक गंभीर बीमारी होती है, इससे असहनीय दर्द होती है और यहाँ तक कि ये मृत्यु का कारण भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए समुद्री गोताखोर अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, इससे वो स्वस्थ रहते हैं। ये हमारे हेनरी नियम हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बार बार वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे। इसके साथ ही छोटा सा टॉपिक हमने पुनः पहले लिया था, यहाँ एक बार पुनः ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। वांट हाफ गुणांक, एक वैज्ञानिक हुए वांट हाफ। बिलियन चैप्टर में वांट हाफ गुणांक आई का विशेष महत्व है मित्रों। इसका जो होता है परिभाषा, वियोजन के पश्चात अणु या आयन बटे प्रारंभिक अणु। ए पॉइंट से देखिए, वैद्युत अपघट्य या आयनिक यौगिक जो आयनों में बदल जाते हैं उसके लिए आई इज ग्रेटर देन, यानी आई वांट हाफ गुणांक का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। जैसे उदाहरण लिया KCl, जब इसको आयन कराया तो 2 आयन बन गए, तो आई का मान 1 2, ये वियोजन के बाद अपॉन 1 प्रारंभिक तो 2 हो गया। K2SO4 के लिए देखो आप 2K प्लस प्लस SO4 डबल माइनस 2 और 1 3 बटे, तो आई का मान 3 हो गया। इसका ऐसा क्या है, जब हम अणुसंकुलों का अध्ययन करते हैं, परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक उन्नमन, तो ये आई प्रभावी होता है। यदि सवालों में न्यूमेरिकल्स में वैद्युत अनवघट्य होता है तो आई की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो 1 होती है तो उतना ही रहता है। लेकिन यदि वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है तो उसी क्रम में ये घट या बढ़ जाते हैं, जैसे प्रसारण दाब बढ़ जाता है, क्वथनांक उन्नयन बढ़ जाता है। उदाहरण, नमक का क्वथनांक उन्नयन ग्लूकोज से दोगुना होगा क्योंकि 2 आयन बनाता है। ऐसे ही अगर हिमांक देखेंगे तो 2 गुना कम हो जाएगा क्योंकि 2 आयन बनने के कारण अवनमन 2 गुना होगा। ठीक है मित्रों। इसके विपरीत यदि वैद्युत अनवघट्य होते हैं, जिनका आयनन नहीं होता है, वो प्रारंभ में भी जितने रहते हैं उतने वियोजन के बाद भी रहते हैं, तो उनके लिए आई हमेशा 1 होता है। जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये पदार्थ हैं, ये आयनित नहीं होते हैं। तो जब यूरिया के लिए सवाल आए तो हम पीबी बराबर W/RT ही यूज करते हैं। यदि नमक के लिए आए तो पीबी बराबर आई W/RT यूज करते हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स थे। उम्मीद लगा होगा आपको क्लियर है, समझ में आया होगा। और इसी के साथ ये हमारा बिलियन अध्याय समाप्त होता है। अब हम नए यूनिट की ओर बढ़ेंगे अगली वीडियो में। परंतु मित्रों, मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि आपके साथ मैं उपस्थित होऊंगा, कुछ नया लेकर आऊंगा, कुछ बौद्धिक भी आपको बताएंगे। तो आज हम छोटा सा सेशन उस बौद्धिक के लिए ले रहे हैं। सभी विद्यार्थी हमारे ध्यान से सुनो। हमने एक पॉइंट बताया था कि सवालों को समझना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सवाल को, टॉपिक को समझ ही नहीं पाते कि उनकी समस्या क्या है। जब समस्या नहीं समझ पाते हैं तो समाधान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब हमें समस्या का ही बोध नहीं होगा तो समाधान कहाँ मिलेगा। तो पहले हमें समस्या को समझना है। प्रायः ये देखा होगा आपने, यदि हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट हैं तो 35 से 40 स्टूडेंट जो होते हैं वो शिक्षा के महत्व को समझते नहीं है, उसको नकार देते हैं। उन्हें अपनी नीड की जानकारी नहीं है, इसलिए वो तो इस प्रकार से अध्ययन करते हैं जैसे उनके परिवार जिन्होंने पहले किया और कुछ भी हासिल नहीं किया, परंपरागत के तौर पर कि परंपरा है, पढ़ना है, विद्यालय आना जाना है और फिर जहां भी कहा रहेगा। तो मैं बताना चाहता हूं मित्रों, यदि हमें अपनी समस्या का बोध हो जाए और हम उसके समाधान के लिए संकल्पित हो जाएं, तो मैं ये वचन देता हूं, गारंटी लेता हूं, तो आप जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो मित्रों, पहले अपने समस्याएं देखो। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, एक विद्यार्थी जो इंटर क्लास में आता है, उसकी समस्याएं कैसे, वो अपने परिवार को देखे कि उसकी यहाँ क्या समस्या है। उसके यहाँ गरीबी है, उसको कुछ बड़ा करना है, उसकी क्या आवश्यकता है। जब वो आवश्यकता को ध्यान में रखेगा तो फिर वो उसको पूरा करने के लिए संकल्पित होगा। जब वो संकल्पित होता है तो फिर वो ध्यान से पढ़ता है, क्लास में आचार्य की बात को, अध्यापक की बात को सुनता समझता है, और जो 50% से ज्यादा विद्यार्थी हैं उनसे अलग विद्यार्थियों की कैटेगरी में आ जाता है।
आज मित्रों अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्पित नहीं होते, हमारे देश की जनता संकल्पित नहीं होती, तो इस कोरोना नामक महामारी से हम कैसे निपटते। ये हमारे संकल्प का ही परिणाम है कि धीरे धीरे हम इससे उभर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं एक बार पुनः कि मित्रों अपनी नीड को क्रिएट करें कि आपकी आवश्यकता क्या है, पता करें, अपने अंदर झांकें, परिवार के अंदर झांकें, समाज के अंदर झांकें कि हमारी आवश्यकता क्या है, फिर उस आवश्यकता के अनुसार अपने संकल्प को लें। मित्रों जो ऐसा करने के बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी पीछे छूट जाते हैं, उसका छोटा सा कारण है, मैं बताना चाहता हूं। आपको समस्या का भी बोध हो गया, आपको पता चला कि हमें अपने परिवार की गरीबी हटाना है, आप संकल्पित भी हो गए हम 6 घंटे पढ़ेंगे, फिर भी कई विद्यार्थी होते हैं जो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक सफलता का एक मोल होता है बच्चों, और मैं ऐसा बच्चों के लिए ही नहीं कहता हूं, आजकल के समाज की भी यही दशा है। बड़े बड़े लोग अपनी समस्या को नहीं समझ पाते हैं और समाज में अराजकता फैली हुई है। मित्रों यदि हम विद्यार्थी जीवन में ही ये सब सीख लेंगे तो आगे जीवन में गारंटी आप बहुत बड़ा कर पाएंगे। मैं बताना चाहता हूं फिर क्या बाधा आती है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मित्रों संकल्पित समस्या का हमें पता चल जाए, हम संकल्पित हो जाएं, फिर कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे सबसे बड़ी हमारा बाधा है वहां पर हमारा आलस्य। हमें समस्या का ज्ञान हो गया, हम संकल्पित भी हो गए, परंतु आलस्य हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। तो मित्रों हमें आलस्य से आगे उठना पड़ेगा, और सफलता प्राप्त करने के जो उपाय हैं वो बोरिंग भरे होते हैं, उनमें बोर होना पड़ता है क्योंकि वो रुचिकर नहीं होते। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बोरिंग लगने वाली बातें ही हमें कामयाबी की ओर ले जाती है। अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो ये सब बातें आलस्य है, अनुशासन है, बोरिंग लगने वाली बातें हैं, इन सब में बंद कर और हमें त्याग कर कर कुछ मोल अपने 3 से 5 वर्षों का चुकाना पड़ेगा कि हम 3 से 5 वर्षों तक अपने समय का एक एक घड़ी का सदुपयोग करेंगे। शरीर हमारा नहीं चाहेगा, वो नींद आएगी तो भी हम पानी मुंह धोकर पढ़ेंगे, देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करेंगे, तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। मित्रों तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो आप सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और बार बार इनको देखते रहें, मोटिवेट होते रहें और विद्यार्थियों को बताते रहें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलेंगे अपने अगले